ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आप लोगों का जो 11th का बोर्ड एग्जाम है वो अब ज़्यादा दिन दूर नहीं है। ट्यूसडे से आपके एग्जाम है, उसके प्रिपरेशन के लिए आप सबों को ऑल द बेस्ट। आज मैं एक न्यू सेट लेकर के आई हूँ और जो भी मैंने पिछला जितने भी सेट दिया है, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है हर एक सेट के हर एक क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज कीजिए ताकि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा जाए। और आज भी मैंने जो भी ये सेट दिया है इसमें भी 40 क्वेश्चंस हैं। 40 क्वेश्चंस बिल्कुल नए क्वेश्चंस हैं और उनके भी आंसर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी वन बाय वन। आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को भी आप देख लें और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर दें ताकि उनके भी एग्जाम्स अच्छे जाए। तो चलिए बिना देर किए हम लोग वन बाय वन एक क्वेश्चन मतलब सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द लिविंग वेज फॉर वर्कर्स मेंशन? तो ये आर्टिकल 43 में है। इसका जो आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, आर्टिकल 43। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। तो इसका भी आंसर जो होगा वो डी ऑप्शन होगा, अम्बेडकर। नेक्स्ट वन है, संविधान का कौन सा वाचन 26 नवंबर 1969 तक चला? विच प्रोमाइजेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लास्टेड टिल 26 नवंबर 1969? तो इसका थर्ड वाचन चला था 1969 को। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, तृतीय या थर्ड। फोर्थ क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में कितने रुपए उस समय खर्च हुए थे? हाउ मच मनी डिड दे स्पेंड इन मेकिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो भारतीय संविधान के निर्माण में टोटल 64 लाख यानी 64 लैक्स ये खर्च हुए थे उसको बनाने में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, 64 लैख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों से कितने सदस्य थे? हाउ मेनी मेंबर्स वेयर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम द ब्रिटिश? तो संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के जो सदस्य थे वो 389 थे और बाद में जब की जो सदस्य संख्या विभाजन के बाद जो घट गई थी तो वो 299 हो गया था। तो इसका जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा, 389। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। विभाजन, अच्छा देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया, विभाजन के पश्चात संविधान सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? व्हाट वाज द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर आफ्टर द पार्टीशन? तो जब कम हुई तो उसके बाद 299 हुआ था। तो ये आप ध्यान देंगे, यहाँ पे 299 होगा। जब विभाजन के पश्चात संविधान सदस्यों की संख्या कम जो हुई उसमें 299 होगा और जब थी तो उस समय आपका 389 था। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों से कितने सदस्य थे? तो 389 थे। तो इस तरीके से 5-6 क्वेश्चन एक जैसे ही हैं और उसको मैंने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो होगा ए, 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? वेयर वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक जो थी वो नई दिल्ली में हुई थी, उसमें दिल्ली कहलाता था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कैसा गणराज्य? व्हाट काइंड ऑफ रिपब्लिक इन इंडिया? धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, संप्रभु और सभी? तो सभी कथन सही है क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश भी है, भारत एक समाजवादी देश भी है जिसमें धर्मनिरपेक्ष की बात की जाती है, भारत एक संप्रभुता, भारत में संप्रभुता भी है। तो सभी कथन इसमें सही हैं, इसलिए डी इसका आंसर होगा और सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को 42वें संशोधन द्वारा कब जोड़ा गया? व्हेन वाज द वर्ड सेक्युलर एडेड इन द preamble ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd अमेंडमेंट? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो 42वां संशोधन हुआ था वो 1976 में हुआ था। उसमें क्या क्या शब्द जुड़ा क्या नहीं जुड़ा उस पर ध्यान मत दीजिएगा, 42वां संशोधन बोला जा रहा है तो 1976 इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा, इसलिए डी ऑप्शन पे जाइएगा, डी 1976।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2024 तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं? हाउ मेनी अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टिल दिसंबर 2024? तो 2024 दिसंबर तक में अगर संविधान में संशोधन हुए हैं तो 106 संशोधन हुए हैं। तो 106 पे टिक लगाइएगा। 2005 तक की बात किया जाएगा तो उसमें 104 था। तो क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगर 2005 तक में किया जाएगा तो बी ऑप्शन होगा। 2024 अभी वर्तमान का पूछा जाएगा तो 106 में जाएगा। तो 106 संशोधन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वां एवं 74वां संशोधन कब लागू हुआ? व्हेन डिड द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट कम इनटू फोर्स? तो 73वां एवं 74वां संशोधन जो था वो 1993 में हुआ था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, किस संविधान संशोधन से स्थानीय स्वशासन को मजबूत आधार मिला? विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइडेड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? तो आप देख ही नहीं कि एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी पंचायती राज व्यवस्था या नगर पालिका की बात किया जा रहा है। तो वो 73वां एवं 74वां संशोधन में हुआ था, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट में। तो यहाँ जो ऑप्शन है तो उसका ए होगा 73वां एवं 74वां संशोधन यानी 73rd एंड 74th अमेंडमेंट। जैसे कि इससे पिछले में क्वेश्चंस में भी हमने पूछा था कि 73वां एवं 74वां संशोधन कब लागू हुआ? तो ये जो आपका 73वां एवं 74वां संशोधन जो लागू हुआ था वो 1993 में हुआ था। और उसी समय क्या हुआ था कि स्थानीय स्वशासन को बहुत मजबूत आधार मिला था, इसका लोकल गवर्नमेंट बना था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए 73rd एवं 74th। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कितने राज्य और संघ शासित राज्य समूह हैं? यानी राज्य भी बताना है और संघ शासित समूह भी बताना है। हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया? तो स्टेट की बात करें तो 28 स्टेट हैं और संघ शासित प्रदेश की बात करें तो 8 संघ शासित प्रदेश हैं। तो इसका जो ए आंसर होगा 28 एंड 8, तो ये आंसर अप्रोप्रिएट रहेगा। यानी 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 की ओर जा रहे हैं। तो कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य जल विवाद को हम किन के नाम से जानते हैं? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य जो जल विवाद हुआ था उसको कावेरी जल विवाद कहते हैं। वी नो अबाउट द वाटर डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटक एंड तमिलनाडु, तो दैट मीन्स कावेरी वाटर डिस्प्यूट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवर्धित सूची में कितने विषय होते हैं? हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर इन कंकरेंट लिस्ट? तो संवर्धित सूची में टोटल जो लिस्ट है विषय जो हैं वो 52 हैं, यानी सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन केंद्रीय सूची में कितने विषय हैं? हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर इन द सेंट्रल लिस्ट? तो केंद्रीय सूची में टोटल 100 विषय हैं, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो बी होगा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताराकुंड समिति कब बनी? व्हेन वाज ताराकुंड कमेटी फॉर्म? तो ताराकुंड कमेटी जो था वो 1975, यानी इसका ए ऑप्शन होगा ए 1975। इस तरीके से हम लोग 18 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन नंबर है भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? व्हेन वाज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया? तो भारत में प्रथम आम चुनाव देख ही रहे 1950 में संविधान का अपना निर्माण होके आया और 51 में इसको जो लोकतंत्र का आधार है यानी चुनाव, तो इसके लिए 1951 में प्रथम आम चुनाव किया गया। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ राज्य से अलग है क्योंकि यूनियन इज डिफरेंट फ्रॉम स्टेट बिकॉज, क्योंकि संघ के पास संप्रभुता नहीं होती। संघ राज्य से अलग है, सही बात है, संघ राज्य से अलग है। क्यों? क्योंकि संघ के पास संप्रभुता नहीं होती। द यूनियन डज नॉट हैव सॉवरेनिटी, संघ के पास संप्रभुता होती है। तो ये गलत हो जाएगा, दोनों सही है सभी गलत है, नहीं ए ऑप्शन सही होगा, संघ के पास संप्रभुता नहीं होती। तो 20 क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर होगा वो होगा ए, संघ के पास संप्रभुता नहीं होती। द यूनियन डज नॉट हैव सॉवरेनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं नागरिकता अधिनियम 1955 का संबंध किससे है? द सिटीजनशिप एक्ट 1955 इज कंसर्न टू होम? तो नागरिकता के लिए जो है तो नागरिक से हाँ बिल्कुल है। नागरिकता अधिनियम 1955 इसमें अधिकार की भी बात करता है, तो ये भी इसको नहीं आप कह सकते हैं, अधिकार की बात नहीं करता है। बाहरी व्यक्ति नहीं, नागरिकता अधिनियम जो है बाहरी व्यक्ति के लिए नहीं है। नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति, हाँ बिल्कुल, एक्सक्यूजेस एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। देखिए ए ऑप्शन भी अप्रोप्रिएट लग रहा था, लेकिन अगर हम लोग आगे बढ़े तो डी ऑप्शन बोल रहा है कि नागरिकता की प्राप्ति यानी नागरिकता से है
और साथ ही साथ उसको समाप्त करने से भी है। तो हाँ, नागरिकता अधिनियम 1955 जो बनाया गया है उसमें यही बात है कि ऐसे व्यक्तियों को इसमें योग्यता दी गई है कि किन योग्यता के आधार पे व्यक्ति को नागरिकता की अधिकार मिलेगी और क्या चीज नहीं रहेगा जिससे उनको नागरिकता के जो अधिकार है उससे उनको वंचित भी रखना होगा। तो इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा डी। इसलिए स्टूडेंट्स आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि जब क्वेश्चन मिले तो आप उसके ऑप्शन चारों ऑप्शंस को सरसरी निगाहों से देखिए कि कौन हो सकता है, क्योंकि यहाँ ए ऑप्शन आराम से हो रहा था नागरिकता से, है ना, यानी नागरिक से, क्योंकि नागरिकता अधिनियम में तो नागरिक से ही है, लेकिन नागरिक से है तो क्या उसकी प्राप्ति और उसकी समाप्ति से भी है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति, एक्सर्शंस एंड टर्मिनेशंस ऑफ सिटीजनशिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोषित वर्ग का प्रमुख आंदोलन है, इट इज द मेन मूवमेंट ऑफ द ऑप्रेस्ड क्लास। यानी शोषित वर्ग कौन होते हैं, तो ताड़ी आंदोलन, ये तो एक आंदोलन है जो नशा से जूझे हुए लोगों के लिए है। फिर दलित आंदोलन है, हाँ तो दलित आंदोलन ही है जो शोषण और शोषित लोगों के लिए हो जाता है। फिर शराबबंदी, ये भी आपका नशा से संबंधित है, और सभी गलत है तो नहीं, इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, दलित आंदोलन यानी दलित मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, भारत कब आजाद हुआ, व्हेन डिड इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट। ये तो बहुत छोटे छोटे बच्चे भी जवाब दे देते हैं, लेकिन कई बार हम लोग ऑप्शन देखते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आंसर को ध्यान में रखना है। पर भारत कब आजाद हुआ, तो भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। इसका जो आंसर होगा वो ए होगा, 15 अगस्त 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिकता के कितने प्रकार हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिटीजनशिप्स आर देयर। नागरिकता के कितने प्रकार हैं, तो नागरिकता के जो प्रकार हैं वो दो हैं, एक हरी और दो हरी, है ना। जो हमारे यहाँ एक हरी है, यानी हम लोग हर जगह किसी भी स्थान पे रहेंगे तो हम लोगों को एक ही नागरिकता की आवश्यकता, उसी नागरिकता के आधार पर हम लोग कहीं भी अपने आप को प्रूव कर सकते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, यानी दो, टू। इनमें कौन राजनीतिक अधिकार है, विच ऑफ दिस इज ए पॉलिटिकल राइट्स। अब यहाँ ऑप्शन देखेंगे उसके बाद ही बता सकते हैं कि कौन राजनीतिक अधिकार है। तो मतदान का अधिकार, राइट टू वोट, बिल्कुल ये राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत आता है कि हमें क्या है कि लोकतंत्र का जो एक महापर्व होता है चुनाव, उसमें हम अपना मतदान दे सकते हैं। हाँ, यहाँ पे यही है कि हमारा उम्र जो होना चाहिए वो 18 वर्ष होना चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए, तब हम मतदान देने के लायक हैं। इससे चुनाव लड़ने का एवं कानून के समक्ष समानता का अधिकार, बिल्कुल कानून के समक्ष समानता का अधिकार तो हम सभी को है, और चुनाव लड़ने का अधिकार भी है। और अगर हम उसका जो जितना भी क्राइटेरिया है उसको अगर फुलफिल करते हैं चुनाव, तो हम चुनाव भी मतलब चुनाव में खड़े भी हो सकते हैं, उम्मीदवार भी बन सकते हैं। नेक्स्ट है सरकारी नौकरी पाने का अधिकार। हाँ, अगर अगर हम भारत के नागरिक हैं तो हमें समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, और यहाँ काम करने का भी अधिकार है, और सरकारी नौकरी पाने का भी हमें अधिकार है, राइट टू गेट गवर्नमेंट जॉब ये भी है। तो इसका मतलब हम लोग देख रहे हैं कि ये तीनों अधिकार जो है वो सभी नागरिकों को मिलते हैं। और चौथा है सभी सही है, तो सही बात है, ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है दीर्घकालीन अनुपस्थिति के कारण व्यक्ति को क्या खोना पड़ सकता है। बिल्कुल, अगर हम बहुत दिनों तक भारत में नहीं रहते हैं और किसी अन्य देश में रहते हैं और काफी दिन हो जाता है, कई वर्ष हो जाते हैं, तो हमारा स्वास्थ्य नहीं खोता है, घर नहीं खोता है, जमीन नहीं खोती, हमारी नागरिकता खो जाती है, यानी हम सिटीजनशिप से हाथ खड़े कर लेते हैं ना। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा डी, नागरिकता, सिटीजनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यविहीन व्यक्ति क्या कहलाता है, व्हाट आर डिफरेंट पीपल्स इन द स्टेट कॉल्ड। नेता बिल्कुल नहीं, संत फकीर नहीं, शरणार्थी, रिफ्यूजीज, जी शरणार्थी कहलाएंगे कि जो मतलब राज्यविहीन व्यक्ति होते हैं, यानी राज्य में नहीं रहते हैं, उनकी नागरिकता खत्म हो जाती है तो उनको शरणार्थी कहा जाता है। एकल नागरिकता का उदाहरण, अभी जस्ट मैंने बताया था कि एकल नागरिकता का एक सबसे बड़ा उदाहरण है भारत। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज इंडिया, क्योंकि इंडिया में हम कहीं भी किसी भी चारों दिशा में कहीं भी चले जाएं, हमें नागरिकता पहचान पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। एक बार जो नागरिकता पहचान पत्र बन गई है, वही वो जो नागरिकता पहचान पत्र है वही मतलब नागरिकता का जो पहचान पत्र है वो सब जगह यूज होता है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम बेंगलोर में तो वहाँ की अलग नागरिकता मिलेगी, दिल्ली में तो अलग है, ऐसा
बिल्कुल नहीं है। तो एकल नागरिकता का जो उदाहरण है वो भारत होगा, इंडिया होगा। इस तरीके से अभी हम लोग 29th क्वेश्चन की ओर आ गए हैं। भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में द कंकरेंट लिस्ट मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? तो जो समवर्ती सूची जो है वो संविधान से जो लिया गया है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघात्मक राज्यों का संविधान होता है यानी कैसा होता है? फेडरल स्टेट्स हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन। तो संघीय राज्यों का जो संविधान होता है वो लिखित और कठोर होता है, मतलब वो लिखित रूप में होगा और साथ ही साथ कठोर होगा, उसमें लचीलापन नहीं होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ए होगा, लिखित और कठोर, रिटन एंड रिजरस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, इनमें कौन सा कार्य चुनाव आयोग नहीं करता? विच ऑफ दिस टास्क इज नॉट परफॉर्म बाय द इलेक्शन कमीशन? मतदान सूची तैयार करना ये चुनाव आयोग का ही काम है। उम्मीदवारों का नामांकन करना, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, ये भी चुनाव आयोग का काम है। मतदान केंद्रों की स्थापना करना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पोलिंग, ये भी पोलिंग बूथ्स, ये भी चुनाव आयोग का काम है। पंचायत के चुनाव का पर्यवेक्षण करना, देखिए पंचायत का जो चुनाव होता है ना वो उसमें चुनाव आयोग का कोई देख रेख नहीं रहता, उसमें उसका कोई सहभागिता नहीं होती है। तो सुपरविजन ऑफ पंचायत इलेक्शन इसका राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि जो चुनाव आयोग है वो मतलब जो लोकसभा का चुनाव होता है उस पर फोकस करता है, विधानसभा का चुनाव होता है उस पर फोकस करता है, लेकिन पंचायत के चुनाव से उसको कोई संबंध नहीं है। तो इसका आंसर जो होगा वो डी होगा, पंचायत के चुनाव का पर्यवेक्षण, सुपरविजन ऑफ पंचायत इलेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को ग्राम पंचायत की स्थापना का निर्देश दिया गया है? इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द स्टेट्स हैव बीन डायरेक्टेड टू एस्टैब्लिश ग्राम पंचायत? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को ग्राम पंचायत की स्थापना, ग्राम पंचायत की स्थापना की जो बात की गई है वो आर्टिकल 40 में की गई है। तो इसका देखिए आंसर कहाँ है? आर्टिकल 40, ऑप्शन सी, सी इसका राइट आंसर है, अनुच्छेद 40, आर्टिकल 40। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान स्वीकृत हुआ था यानी भारतीय संविधान कब स्वीकृत हुआ था? तो भारतीय संविधान जो था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था यानी 26 जनवरी 1950। इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों का निम्न कौन सा वर्ग अस्पृश्यता की समिति है? तो अस्पृश्यता की समिति, धर्म का अधिकार बिल्कुल नहीं, राइट टू रिलीजन बिल्कुल नहीं, स्वतंत्रता का अधिकार नहीं, स्वतंत्रता का राइट टू इक्वालिटी होगा। अस्पृश्यता की बात करें तो यानी समानता से रिलेटेड है, तो समानता का अधिकार यानी सी इसका अप्रोप्रिएट आंसर है, राइट टू इक्वालिटी यानी सी ऑप्शन को हम लोग चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, मौलिक अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है? इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज द फंडामेंटल डिस्क्राइब? देखिए कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन पढ़िए उसका आंसर डायरेक्ट आप दे सकते हैं। तो मौलिक अधिकार का जो वर्णन है वो भाग 3 में की गई है, पार्ट 3 में उसका डिस्क्राइब किया गया फंडामेंटल राइट्स को। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, भाग 3 या पार्ट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, अधिकारों के वैधानिक सिद्धांत का समर्थन किसने किया था? हु सपोर्टेड द कॉन्स्टिट्यूशंस थ्योरी ऑफ राइट्स? तो कॉन्स्टिट्यूशन थ्योरी ऑफ राइट की जो बात की गई थी वो ऑस्टिन के द्वारा की गई थी कि अधिकार का जो है वो वैधानिक सिद्धांत है। तो ऑस्टिन यानी डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक न्याय का सरोकार किससे है? व्हाट डज पॉलिटिकल जस्टिस कंसर्न? तो पहला ऑप्शन है कानून न्याय संगत होने चाहिए, राजनीतिक न्याय की बात करी है। तो अब देखिए यहाँ पे जितने भी ऑप्शन होंगे वो सारे मतलब रिलेटेड होंगे, लेकिन इसमें जो बेस्ट होगा उसको हम लोगों को उठाना है। तो कानून न्याय संगत होने चाहिए, लॉ मस्ट बी जस्ट। क्वेश्चन क्या है? राजनीतिक न्याय का सरोकार राजनीतिक न्याय से रिलेटेड है, तो ये जनता की बात की जा रही होगी यहाँ पे। कानून न्याय संगत होने चाहिए, हाँ होने चाहिए, कानून के अनुसार न्याय मिलनी चाहिए, जनता की राज्य सत्ता में भागीदारी होनी चाहिए, बिल्कुल राजनीतिक न्याय की बात की जा रही है, तो जनता की राज्य सत्ता में भागीदारी होनी चाहिए, बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समाज में समान अवसर एवं सुख सुविधा उपलब्ध हो, ये समानता का अधिकार में जाएगा, डी ऑप्शन समानता का अधिकार में जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है जनता की राज्य सत्ता में भागीदारी होनी चाहिए, पॉलिटिकल राइट्स इसमें शो होता है। तो द पब्लिक शुड हैव पार्टिसिपेशन इन स्टेट पावर, ये इसका राइट आंसर होगा।
38 क्वेश्चन की और आगे, सामाजिक न्याय का प्रमुख तत्व क्या है? व्हाट इज द मेन एलिमेंट ऑफ सोशल जस्टिस? तो सोशल सामाजिक न्याय की बात कर रही है, तो ये समानता की बात करती है। कैसी समानता? तो आपस की समानता की बात करती है। तो देखिए यहाँ अवसर की समानता, विधि की समक्ष समानता। देखिए विधि यानी ये कानून आ जा रहा है ना, फिर विधि की तार्किकता, ये भी कानून की बात करें। द रिलेशन रैशनल बिहाइंड द मेथड, कल्याणकारी विधिक प्रावधान। नहीं, इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, अवसर की समानता। यानी सामाजिक न्याय, समाज में किस प्रकार का न्याय मिले, तो सबों को समान अवसर मिल सके, इसलिए होता है। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, अवसर की समानता, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट है, आर्थिक न्याय से क्या आशय है? ये लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। आर्थिक न्याय से क्या आशय है? व्हाट इज मीन्ड बाय इकोनॉमिक जस्टिस? तो आर्थिक न्याय की बात किया जा रहा है, तो इसमें वर्गीय आय की अंतराल कम करना, यानी रिड्यूसिंग द क्लास इनकम गैप, बिल्कुल ये सही है। सभी की न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, हाँ ये भी सही है। फुलफिलमेंट ऑफ मिनिमम इकोनॉमिक नीड्स ऑफ ऑल, उपरोक्त दोनों ही, इनमें से कोई नहीं। हाँ, तो इसका आंसर होगा सी, उपरोक्त दोनों ही, बोथ ऑफ द एबव। अब हम लोग इस जो सेट है, इसके लास्ट क्वेश्चन की ओर हम जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 40, स्वतंत्रता एवं समानता को किसने पूरक माना है? हु कंसीडर्ड लिबर्टी एंड इक्वालिटी एज कम्प्लीमेंट्री? रूसो ने, लास्की ने, मैकाइवर ने, उपयोग सभी ने? तो सभी ने माना है। सभी ने ये कहा है कि स्वतंत्रता और समानता जो है वो एक दूसरे के पूरक है, इसीलिए इसमें होगा सभी ने, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन आंसर जो होगा वो डी होगा। इस तरीके से हम लोगों ने अब तक 40 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। मैं फिर से एक बार, जो मैं वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था, अभी मैं फिर कह रही हूँ, आप लोगों को बहुत सारा मॉडल सेट्स मैंने दे चुका है। अगर आप अभी तक नहीं पढ़े हैं, किसी कारणवश इधर उधर हुए हैं, तो आप अभी ही जितने मॉडल सेट्स को मैंने आप लोगों तक दे चुका है, सभी मॉडल सेट्स को तैयारी कीजिए, 1 बाय 1 सभी क्वेश्चंस को याद कर लीजिए। और अगर समय है तो मैंने जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन हर एक चैप्टर से रिलेटेड किया है, तो सभी क्वेश्चन को एक बार जरूर टच करेंगे। क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आने वाला, क्वेश्चन सब यहीं से आने वाला है। आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। इसके लिए, तब तक के लिए, ऑल द बेस्ट।